वीडियो बनाने का मकसद कोई न्यूज आपके सामने लेकर के नहीं आना है, बल्कि बिटवीन द लाइंस जाकर के मैटर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि उसका फॉर फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेस कम्युनिटी के ऊपर होगा, कंट्री के ऊपर होगा, किस तरीके का पॉलिटिकल इंपैक्ट हो सकता है, सोसाइटी में किस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं, उसके क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं, उसको जानने और समझने की कोशिश करता हूं। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के आप लोगों तक वो व्यूज लेकर के आने की कोशिश करता हूं। मुस्लिम कम्युनिटी के सामने एक बड़ा सवाल उभर करके सामने आने वाला है और अब इस बात की पॉसिबिलिटी भी देखी जा रही है, ढूंढी जा रही है कि क्या बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट आया था 2019 में, क्या उसमें फिर से दोबारा कोई क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है? क्या फिर मंदिर और मस्जिद का जो विवाद था, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का, क्या वो फिर से जिंदा हो सकता है? क्या बोतल से फिर दोबारा जिन निकल सकता है? हम उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमारी कम्युनिटी में हो सकते हैं, किस तरीके का रिस्पांस मुसलमानों को होना चाहिए। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के हाइपोथेटिकल भी समझने की कोशिश करेंगे, फैक्चुअल भी समझने की कोशिश करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है उनको भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ताकि हम उसको थॉरली समझ सकें, 360 डिग्री उसका एनालिसिस कर सकें और क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए कम्युनिटी का, इस पर भी हम बात करेंगे। एक्चुअल में आपको मालूम है कि जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, आजकल लगातार वो न्यूज में है, लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं, उनकी एक बुक आने वाली है और उसी सिलसिले में उन्होंने एक बहुत ही रिनाउंड प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म न्यूज लैंड्री, उस पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में एक बात ये निकल करके आई, बाबरी मस्जिद जो बन करके आई उससे पहले जो स्ट्रक्चर था उसका जो डिसिक्रेशन था वो फंडामेंटल डिसिक्रेशन था और इस तरीके से उन्होंने एक नई बहस छेड़ दी, क्योंकि उनका जो जजमेंट आया था 2019 में उस 5 बेंच की जजेस में वो खुद भी एक जज थे, उन्होंने जजमेंट लिखा, वो जजमेंट का पार्ट थे और उन्होंने ये बात उस टाइम के जजमेंट को अगर आप पढ़ें तो उस जजमेंट में कई चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो लगातार सबके बीच में चर्चा का विषय रही हैं, डिबेट का पार्ट रही हैं कि इस तरीके का कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला था। उस वक्त के जजमेंट में ये बात आई थी कि जो ये साबित करे कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को या किसी हिंदू स्ट्रक्चर को तोड़ करके बनाई हो। हालांकि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एविडेंसेस आए थे उसमें यह बात जरूर उभर करके सामने आई थी कि 12वीं सदी यानी 12th सेंचुरी का एक स्ट्रक्चर है बाबरी मस्जिद के नीचे और वो स्ट्रक्चर हिंदू स्ट्रक्चर लगता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि वो मंदिर ही है। लेकिन उसके बाद वो स्ट्रक्चर गायब हो जाता है और बाबरी मस्जिद चूंकि 1528 के बाद का कंस्ट्रक्शन है, लगभग 300 साल से ज्यादा का टाइमिंग है और इस बीच में वहां पर कोई दूसरा और स्ट्रक्चर नजर नहीं आता है और ये इस बात का सबूत नहीं मिलता है कि बाबरी मस्जिद को किसी मंदिर या किसी हिंदू स्ट्रक्चर को तोड़ करके बनाया गया हो। तो पहली चीज तो उनके जजमेंट में ये थी, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि बाबरी मस्जिद जो टूटी थी, डिसिक्रेशन हुआ, वो उससे ज्यादा पहला फंडामेंटल जो डिसिक्रेशन था वो बाबरी मस्जिद का बनना था। अब इसने एक नई डिबेट को जन्म दिया है और इस डिबेट में शामिल हुए हैं प्रोफेसर मोहन जी गोपाल। मोहन जी गोपाल नेशनल लॉ एकेडमी के डायरेक्टर रहे हैं, इसके अलावा भी कई प्रोमिनेंट लॉ से जुड़ी हुई पोस्ट पर वो रहे हैं और उनकी आवाज जो है हमेशा मार्जिनलाइज क्लास के साथ वोकल रही है, वो हमेशा खड़े रहे हैं। EWES जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो 103rd अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आर्ग्यू किया था और लगातार सिस्टमेटिक बायसेस के खिलाफ जो अगेंस्ट पावरलेस लोग जो लोग हैं उनके फेवर में वो अपने आर्गुमेंट देते रहे हैं। और जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं जिन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि डिसिक्रेशन जो था वो फंडामेंटल बाबरी मस्जिद का बनना था। तो इसके बाद अब उन्होंने कहा है कि एक हमारे पास ग्रॉस रूट मिल जाता है, एक रीजन मिलता है जिसकी बुनियाद पर हम क्यूरेटिव पिटीशन को दाखिल कर सकते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन एक तरीके का न्याय पाने का, जस्टिस पाने का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 137। जब लगता है कि किसी भी मामले में ग्रॉस मिसकैरियज ऑफ जस्टिस हुआ है तो 137 के अंदर हम जो है एक क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके न्याय की मांग की जा सकती है। इसकी तरफ उन्होंने इंडिकेशन किया। लेकिन अगर हम इससे बाहर निकल करके देखें, अगर इस तरीके की कोई क्यूरेटिव पिटीशन आती है तो उसके क्या सोसाइटी में इंप्लीकेशन होंगे, क्या उसके पॉलिटिकल फॉल आउट होगा और उसका इंपैक्ट मुस्लिम कम्युनिटी पर क्या होगा, अगर उसको देखने की कोशिश की जाए और एक हाइपोथेटिकल तरीके से देखा जाए कि क्या ये कोई लार्जर एक पोलराइजेशन का टूल बनता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है कि अगर कुछ लोग जाकर के इस तरीके की क्यूरेटिव पिटीशन को दाखिल करते हैं, क्योंकि जब 2019 में बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट आया था उस वर्डिक्ट के बाद भी एक क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल हुई थी और उस बेंच में DY चंद्रचूड़ भी थे जिन्होंने उस क्यूरेटिव पिटीशन को भी
रिजेक्ट कर दिया था। और एक तरीके का सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 में एक कंप्लीट जजमेंट देने की कोशिश की थी, जस्टिस करने की कोशिश करी थी डिस्प्यूट का, क्योंकि ये एक तरीके का डिस्प्यूट का सॉल्यूशन था, ना कि टाइटल सूट का निपटारा था। तो ये चीज पहले ही क्लियर थी। अब अगर आप आज के सिनेरियो में देखें, कोई ऐसी क्यूरेटिव पिटीशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जाके अगर दाखिल करता है और अगर उसमें कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है सामने और वो एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में एक पिंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। और उस पिंडोरा बॉक्स किस चीज का होगा? वो डर्टी पॉलिटिक्स का होगा, पोलराइजेशन का होगा, कि लगातार ये मीडिया डिबेट का हिस्सा बन जाएगा कि क्या मस्जिद फिर दोबारा बनेगी, क्या मंदिर वहां से हटा दिया जाएगा, क्या राम मंदिर को फिर से तोड़ा जाएगा। इस तरीके के तमाम तरीके के सवाल उभर करके सामने आ जाएंगे। और जब तक ये जजमेंट दोबारा फाइनली नहीं आएगा, तब तक मीडिया में इस तरीके का पोलराइजेशन का गेम चलता रहेगा, खास करके जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। और आप देखें क्या वो जजमेंट अगर बाबरी मस्जिद के फेवर में आएगा भी, ये नहीं भी आएगा क्यूरेटिव पिटीशन के बाद, ये भी कोई सर्टेन नहीं है। और अगर बाय द वे मान भी ले हाइपोथेटिकल कि वो जजमेंट मस्जिद के फेवर में आ जाए, तो कैसे वहां बाबरी मस्जिद दोबारा कायम होगी? आपको मालूम है कि 1947 के बाद बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों के लिए किसी तरीके की कोई परमिशन नहीं रही है। और शिलान्यास के बाद 1986 में वहां पर लगातार पूजा चल रही है। और यहां तक कि जब 92 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, तो उसके बाद भी वहां पर पूजा अर्चना लगातार चलती रही है। तो ये वो सवाल है जिसको कौम को समझने की जरूरत है। जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसी तरीके से वक्फ बोर्ड, ये सब इसमें पिटिशनर्स रहे हैं। तो इनको इन चीजों को भी अकाउंट करना होगा कि अगर इस तरीके की कोई क्यूरेटिव पिटिशन की बात की तरफ वो आगे बढ़ेंगे, या कोई और मुस्लिम कम्युनिटी से ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की उभर करके आती है, तो उसके क्या इंप्लीकेशन होंगे, इसको देखने और समझने की जरूरत है। आप सभी अपने अपने, क्योंकि ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये सवाल आपका भी है, ये सवाल देश का है, ये सवाल सारे मुसलमानों का और देश के हर एक नागरिक का है। क्योंकि देश में पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स का इंपैक्ट हर उस आदमी के ऊपर पड़ता है जो विकास चाहता है, जो डेवलपमेंट चाहता है, जो एजुकेशन चाहता है, जो हेल्थ फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट चाहता है, जो पीस चाहता है, जो पीस और हार्मनी के साथ इस देश में रहना चाहता है और देश को आगे ले जाना चाहता है। तो आप सबका ये सवाल है, आप सब कमेंट के जरिए से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि इस तरीके की किसी भी क्यूरेटिव पिटिशन में का पार्ट मुसलमानों को बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। जहां तक मेरे ओपिनियन की बात है, ये मानता हूं कि इस तरीके की कोई भी क्यूरेटिव पिटिशन अल्टीमेटली चीजों को कॉम्प्लेक्स करेगी, कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती जाएंगी। पॉलिटिक्स उन लोगों को सूट करेगी जो पोलराइजेशन चाहते हैं, जो लगातार चाहते हैं कि धर्म बेस्ड पॉलिटिक्स चलती रहे, और उसका फायदा भी उन्हीं को मिलेगा। एक्चुअल में मुसलमानों को यहां पर बहुत ही संजीदगी से काम लेना होगा। किसी भी तरीके के इस तरीके के प्रपोजल में या इस तरीके की सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जिसमें कोई आगे क्यूरेटिव पिटिशन का रास्ता बनता हो सकता है कुछ लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहें कि हम पेसिमिस्टिक है। हम पेसिमिस्टिक नहीं है, हमारा ओपिनियन ये है कि जब एक बार कम्युनिटी ने एक फैसले को मान लिया है, उसके बाद हम दोबारा पीछे जाकर के चीजों को फिर से कुरेदने की कोशिश करेंगे तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट कम्युनिटी पर ही आएगा। इस तरीके के एनवायरनमेंट में आज के कैसा लगा मेरा एनालिसिस, कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।